Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying MCQ type questions of BRF, that is Business Regulatory Framework. इसके पहले हमने 3 सीरीज कंप्लीट कर दी है. उन तीनों भी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. अगर आप उसे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वहां से उस लिंक पर जाकर उस वीडियोस को, उस सीरीज़ को देख सकते हैं. फ्रेंड्स, ये हमारी चौथी सीरीज़ है जिसमें हमने और कई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर दिया है और उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए हैं. मैंने कोशिश की है कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हर चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैं आपके पास दे सकूं, आपके लिए स्टडी के लिए अवेलेबल कर सकूं. So let us proceed with our fourth series of BRF MCQ type questions. So our 121st question is, the condition and warranties may be expressed, implied, either A or B, none of these. Conditions and warranties कैसे होती हैं? तो conditions and warranties either expressed होती है और implied होती है. So option C is the correct answer. Next, the person who buys or agrees to buy goods is known as consumer, buyer, both, none. जो person गुड्स को बाय करता है या एग्री करता है गुड्स बाय करने के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो बायर होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन अ हायर परचेस एग्रीमेंट द हायरर हैज एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स, मस्ट बाय द गुड्स, मस्ट रिटर्न द गुड्स, इज नॉट गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स. अब हायर परचेस का जो एग्रीमेंट होता है उसमें हायरर जो है उसको एक ऑप्शन मिलता है गुड्स बाय करने का और उसकी पेमेंट जो है वो पेमेंट बाद में देनी पड़ती है. सो ऑप्शन ए हैज़ एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर मीन्स लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, लेट द क्रेडिटर बी अवेयर, नन ऑफ दीज. अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर का मतलब क्या है? तो ये जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है बायर की अवेयरनेस को लेकर. सो लेट द बायर बी अवेयर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सेलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सेलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बैड सिलेक्शन के लिए गुड्स के जो कि बायर ने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली बायर का डिसीजन है क्या परचेस करना है. सो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई व्हेन the goods are bought by sample as well as description, the goods are bought by samples, the goods are purchased under its brand name, all of the above. डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर इनमें से कब अप्लाई नहीं होगी? तो जब भी गुड्स हमें सैम्पल की तौर पे या डिस्क्रिप्शन की तौर पे आते हैं या फिर बाय करते हैं तो तब ये टर्म यूज़ नहीं होगी. उसी के साथ साथ जब गुड्स सैम्पल्स और ब्रांड नेम के अंडर परचेस किए गए हों तभी भी ये टर्म यूज़ नहीं होती. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट द सेलर हैज़ राइट ऑफ रीसेल वेयर goods are perishable, seller has reserved such right, seller gives notice, all of these. अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें सेलर को जो गुड्स है उसे रीसेल करने का भी राइट होता है. तो वो राइट कब मिलता है? तो जब भी हमारे गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के होंगे तो तब ये राइट मिलता है सेलर को. उसी के साथ साथ सेलर के पास अगर कुछ रिजर्व राइट्स होंगे तो तभी भी ये वाली राइट मिलती है उसको, और सेलर अगर नोटिस देता है तो तभी भी ये राइट मिल जाती है उसे. तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ लीन इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिटेन द पोजीशन, रीगेन द पोजीशन, नन ऑफ द अबव. राइट ऑफ लीन क्या इम्प्लाई करती है? तो राइट ऑफ लीन का मतलब होता है रिटेन द पोजीशन को रिटेन करना. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, right exercisable by an unpaid seller
against the buyer who is not insolvent? Right of lien, right of stoppage in transit, both A and B? No, none of these. So अब जो एक राइट एक्सरसाइजेबल होती है एक अनपेड सेलर की अगेंस्ट बायर और जो कि इंसॉल्वेंट नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है राइट ऑफ लीन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स in transit only where the buyer becomes insolvent, refuses to pay price, acts fraudulently, all of these. अब एक सेलर है जिसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, अनपेड सेलर है, उसको एक राइट होता है गुड्स जो ट्रांजिट में है उनको स्टॉप करने का. लेकिन ये राइट कब मिलता है? जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब बायर रिफ्यूज टू पे प्राइस करता है, जब बायर फ्रॉडलेंटली एक्ट करता है, या ये सभी. तो जब भी बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब अनपेड सेलर को ये राइट है कि वो स्टॉपेज कर दे गुड्स को ट्रांजिट के. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर द सेलर wrongfully neglects to deliver the goods to the buyer, then the buyer may sue the seller for damages for non-delivery, cannot sue the seller for damages for non-delivery, either A or B, none of these. अब जब सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर देता है उसके जो गुड्स डिलीवर करने हैं बायर को, तो बायर क्या कर सकता है? तो बायर शू कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है सेलर के अगेंस्ट और डैमेजेस के लिए और नॉन डिलीवरी के लिए भी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ अनपेड सेलर? राइट टू रीसेल, राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, राइट ऑफ लीन, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स. अब अनपेड सेलर के इनमें से कौन से राइट है? तो इनमें जो राइट ऑफ लीन है वो अनपेड सेलर को मिलता है. सो ऑप्शन राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनपेड सेलर यानी कि सेलर को पैसे नहीं मिले हैं, पेमेंट नहीं मिला है, तो एट दैट टाइम अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो वो ट्रांजिट के गुड्स को स्टॉप कर देने का राइट हमारे पास बायर को, सेलर को मिल जाता है, अनपेड सेलर को वो मिल जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अनपेड सेलर इज हैविंग राइट्स अगेंस्ट गुड्स ओनली, द बायर ओनली, बोथ गुड्स एंड बायर, नन ऑफ दीज. अब अनपेड सेलर के जो राइट्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट होते हैं? तो वो गुड्स और बायर दोनों के अगेंस्ट उनके राइट्स होते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Under which circumstances the unpaid seller can exercise right of resale? When he gives notice to the buyer, when the goods are of perishable nature, when he gives notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not within a reasonable time pay the price, both A and C. अब कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिसमें अनपेड सेलर जो है वो रीसेल का राइट एक्सरसाइज कर सकता है? तो अनपेड सेलर उसका जो रीसेल का राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है बायर को नोटिस देने के बाद, और उसी के साथ साथ वो एक नोटिस देता है बायर को उसके इंटेंशन की कि वो रीसेल करने वाला है गुड्स को, और बायर फिर भी रीजनेबल टाइम में उसकी जो प्राइस है वो पे नहीं करता. तो इन दोनों केसेस में सेलर जो है वो रीसेल का जो राइट है उसका वो एक्सरसाइज कर सकता है. सो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. Next, a seller is unpaid when whole of the price have not been tendered, a negotiable instrument given has been dishonored, a bill of exchange given was dishonored, a part of the price has only been paid. अब अनपेड सेलर अनपेड कब होता है? तो सेलर अनपेड तब होता है जब उसका बिल ऑफ एक्सचेंज जो दिया हुआ होता है वो डिसऑनर हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Circumstances under which unpaid seller loses his right of lien by stoppage, where the seller waived the right of lien, where the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, any of the above. अब वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें अनपेड सेलर जो होता है वो उसकी राइट ऑफ लीन को लूज कर देता है?
तो जब भी बाय इस्टोपेल्स होता है तो तब ये वाला जो राइट है वो लूज हो जाता है, या फिर सेलर वेव करता है राइट ऑफ लीन को तो वो लूज हो जाता है, या फिर बायर या फिर उसका जो एजेंट है वो लॉफुली ऑब्टेन कर देता है पोजीशन गुड्स की, तो तभी भी राइट ऑफ लीन जो है उसको लूज करना पड़ता है अनपेड सेलर को. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कंक्लूडेड सेल, if the goods are destroyed, the goods is to be borne by the seller, the buyer, both seller and buyer in agreed proportions, the party who is in possession of goods. अब कंक्लूडेड सेल जो है उसमें अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो लॉस होता है वो लॉस कौन बियर करेगा? तो वो लॉस जो बियर करना होता है वो होता है बायर को, क्योंकि सेल कंक्लूड हो गए हैं, सेल की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, तो जो गुड्स है वो गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ बायर, सो बायर ही लॉस को बियर करेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो टाइटल ऑफ गुड्स को डिपिक्ट करता है? रेलवे रिसीट, हार्फिंजर सर्टिफिकेट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ द अबाउ. तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइटल ऑफ गुड्स के ही डॉक्यूमेंट्स हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस, फॉल ऑफ हैमर, नन ऑफ दीज. ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होता है? तो ऑक्शन सेल की जब प्रैक्टिस हम देखते हैं तो उसको 3 बार काउंट करने के बाद एक फॉल होता है हैमर का, तो जब भी वो फॉल हैमर का होता है तो ये कंक्लूड होता है कि वो सेल वहां पर कंप्लीट हो गया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द पोजीशन ऑफ गुड्स, कस्टडी ऑफ गुड्स, ओनरशिप गुड्स, बोथ ए एंड बी. अब प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टी है यानी कि ओनरशिप है, तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स में ओनरशिप ऑफ गुड्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग एन अथॉरिटी टू अ सेल और कंसाइन गुड्स, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, सेल और बाय गुड्स, एनी ऑफ द अबाउ. अब मर्केंटाइल एजेंट को कौन सी अथॉरिटी होती है? तो मर्केंटाइल एजेंट को इनमें से सारी अथॉरिटीज़ है, कोई भी अथॉरिटी वो कर सकता है, यानी कि वो मनी रेज कर सकता है सिक्योरिटी के लिए गुड्स की, गुड्स को बाय और सेल कर सकता है, या फिर कंसाइन भी कर सकता है, गुड्स को सेल भी कर सकता है. तो एनी ऑफ द अबाउ इज द अथॉरिटी टू द मर्केंटाइल एजेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली? एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज, सेल, इंस्टॉलमेंट टू सेल. अब इनमें से कॉन्ट्रैक्ट का वो कौन सा फॉर्म है जिसमें प्रॉपर्टी जो होती है वो बायर को इमीडिएटली पास कर दी जाती है? तो वो होती है सेल में, क्योंकि सेल में इमीडिएटली गुड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बायर के नाम से. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द नंबर ऑफ राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर इज 6. ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था, बस हमें घुमा के पूछा गया है, ऑप्शंस हमें चेंज करके दिए हैं. सो ऑप्शन ए 6 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड इफेक्टिव फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ऑल ऑफ दीज. अब वो कौन सा डिलीवरी का मोड है जो वैलिड समझा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स को कंसीडर किया जाए? तो इफेक्टिव या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इनमें से कौन सा मोड आता है? तो एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये सारी की सारी इफेक्टिव डिलीवरी है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर is popularly known as transfer, possession, delivery, none of these. अब जो वॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है पोजीशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो पॉपुलरली नोन होता है डिलीवरी के नाम से. जब डिलीवरी होती है तो हम हमारा जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो डिलीवरी ले रहा है उसके नाम से. सो ऑप्शन सी डिलीवरी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर व्हेन he accepts the goods, adopts the transaction, fails to return goods, in all the above cases.
अब जब सेल होता है अप्रूवल में तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है बायर को। कब? तो वो जब भी गुड्स एक्सेप्ट करता है, ट्रांजैक्शन को एडॉप्ट करता है, या फिर फेल हो जाता है गुड्स को रिटर्न करने को। तो इन सारे केस में जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बायर के नाम से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंक्लूडेड सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस इज टू बी borne बाय द सेलर, the buyer, both seller and buyer in agreed proportion, the party who is in possession of goods। अब जो कंक्लूडेड सेल है उसमें अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो लॉस होता है वो लॉस बॉर्न करता है बायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी? इनमें से कौन सी डिलीवरी का फॉर्म नहीं है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो इनमें से जो स्ट्रक्चर डिलीवरी है वो डिलीवरी का फॉर्म नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुज वायोलेशन बाय सेलर गिव्स अ राइट ऑफ रेसिशन टू बायर इज कॉल्ड गारंटी, वारंटी, कंडीशन, टर्म। अब जो एक स्टिपुलेशन होता है सेल ऑफ गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वायोलेशन जो होता है सेलर का वो राइट दे देता है रेसिशन का बायर को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है कंडीशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द बायर रिजेक्ट्स द होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू शॉर्ट डिलीवरी और एक्सेस डिलीवरी द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सबसिस्टिंग, कैंसल्ड, वॉइड, इनवैलिड। अब जब भी बायर रिजेक्ट करता है होल क्वांटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ड्यू टू शॉर्ट डिलीवरी की वजह से या फिर एक्सेस डिलीवरी की वजह से, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो वो होगा सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। As per the Consumer Protection Act, number of rights of a consumer is 6. Again, this question is given and options are given in different form. So option D is the correct answer. The term of Office of Central Consumer Protection Council shall be dash year। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑफिस की जो टर्म होती है वो 3 years की होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, goods which are claimed to be genuine but actually not so are known as spurious goods। ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले देख लिया है जिसमें हमें ऑप्शन अलग दिए गए थे, यहाँ पर ऑप्शन अलग दिए गए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द नेशनल कमीशन कैन एंटरटेन कंप्लेंट क्लेमिंग अप टू 10 lakhs, मोर देन 1 crore, मोर देन 1 lakh, नन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसमें जो नेशनल कमीशन है वो एंटरटेन करता है कंप्लेंट को मोर देन 1 crore के लिए। तो मोर देन 1 crore के क्लेम्स को वो एक्सेप्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ कमर्शियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली इट इज नोन एज ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बिजनेस, नन ऑफ दीज। अब जब भी एक्टिविटीज़ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती है तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश मीन्स एन ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल फोटो, नन ऑफ दीज। अब इनमें से कौन सा वो चीज़ है जिसमें ऑथेंटिकेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सब्सक्राइबर के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड या फिर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज किया जाता है? तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट केम इनटू फोर्स 1999, 2000, 2001, 1998। तो आईटी एक्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो एनफोर्स हुआ था 2000 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेल्ड डेब्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, रिटर्न, ओरल, रिटर्न और रजिस्टर्ड। अब जो प्रॉमिस होता है टाइम बेल्ड डेब्ट को पे करने का वो कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी, इट मस्ट बी इन रिटर्न ओनली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A promise without consideration is null and void, voidable, revoked, none of these।
अब जो प्रॉमिस किया गया है लेकिन जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो प्रॉमिस कैसा होगा, तो वो प्रॉमिस नल होगा क्योंकि नो कंसिडरेशन इज देयर एंड नल, जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो प्रॉमिस नहीं है तो वो वॉइड भी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द सबऑर्डिनेट्स, श्योरिटी, एजेंट, नन ऑफ दीज। अब प्रिंसिपल जो है वो एनफोर्स कर सकता है उसके कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें वो एंटर करता है बाय हिज एजेंट आल्सो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our fourth series of BRF, that is Business Regulatory Framework. इस सब्जेक्ट को ही बिजनेस लॉ के नाम से, मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इन सारी सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ कर रहे हैं तो ये जो वीडियो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ मैंने कई अकाउंटेंसी के और कई थेरोटिकल सब्जेक्ट्स के जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जिसमें बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है, ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और आप सभी इन सारी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं, एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन सभी के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि सबको इन सारी सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके और सबको एग्ज़ाम देने के लिए आसानी हो सके। So friends, we will meet in our next series. Till then, keep watching, keep sharing. Bye.